14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों का उदय भारतीय कला इतिहास में कला विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य और 1347 ईस्वी में स्थापित बहमनी सल्तनत। इन दोनों रियासतों के मध्य संघर्ष चलता रहा, परंतु विविध कलाओं के विकास के लिए दोनों ही राज्य सकारात्मक रहे। शासकों ने कलाओं को यथाशक्ति संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई। यह दक्षिण का एक वैभवशाली साम्राज्य बना, जिसका विस्तार कृष्णा से कावेरी तथा बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक था। इस राज्य में सनातन संस्कृति, कला, साहित्य की प्रचुर उन्नति हुई। राजा कृष्णदेव इस राज्य के श्रेष्ठ राजाओं में से एक थे। विजयनगर की चित्रकला में अजंता की उच्चता दिखाई देती है। हालांकि अपभ्रंश शैली के लक्षण यहाँ भी उपस्थित हैं। लेपाक्षी वीरभद्र मंदिर की भित्तियों पर अंकित विजयनगर की चित्रकला के अद्भुत उदाहरण दर्शनीय हैं। शिव के विविध अवतार, दिव्य प्राणी, भगवान विष्णु, संत, संगीतज्ञ आदि का अनुपम रूपांकन यहाँ हुआ है। विजयनगर साम्राज्य के समानांतर ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। इस सल्तनत का नाम सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह से बहमनी सल्तनत पड़ा। इस रियासत में फिरोज शाह बहमनी विद्वान और कला प्रेमी शासक हुआ। वह विविध भाषाओं के साथ साथ गणित और विज्ञान के प्रति भी अत्यंत रुचि रखता था। इस सल्तनत ने उत्तर व दक्षिण के मध्य सांस्कृतिक सेतु का कार्य किया। इस राज्य में ईरानी प्रभाव वाली चित्रकला का विकास हुआ। यहाँ पनपी कला इतिहास में दक्षिणी शैली कहलाती है। अहमद शाह वली बहमनी ने बीदर दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों की प्रधानता वाला चित्रांकन करवाया था। बहमनी शासक धर्म भीरु थे, जिस कारण पड़ोसी राज्य विजयनगर में पल्लवित सनातनी कला को न तो अपना पाए और न ही कुछ सीख पाए। 15वीं शताब्दी में सत्ता लोलुपतावश आपस में लड़कर यह रियासत 5 राज्यों में बट गई: अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिरार और बीदर। लेकिन सत्ता विस्तार की कामना से इन 5 राज्यों ने एक होकर विजयनगर के गौरवशाली राज्य को परास्त कर दिया और पुनः 5 अलग हो गए। बाद में अहमदनगर ने बिरार को और बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया। तो अब तक हमने जाना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। ये दोनों राजा सनातन परंपरा को मानने वाले शासक थे। इस साम्राज्य में यानी विजयनगर में सर्वशक्तिशाली जो शासक हुए उनका नाम है राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के समय में यहाँ की कला का अत्यधिक विकास हुआ, स्थापत्य का बहुत विकास हुआ। सनातन संस्कृति को पोषण के भरपूर प्रयास उस समय राजा के द्वारा किए गए। इसका उदाहरण हम लोग लेपाक्षी मंदिर के रूप में देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में शिव के विविध रूपों को, विष्णु को और दिव्य पक्षियों का अंकन यहाँ पर बड़े स्तर पर किया गया है। हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में सनातन परंपरा को सबसे अधिक पोषित करने वाला साम्राज्य विजयनगर का साम्राज्य ही था। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि विजयनगर साम्राज्य के समानांतर ही एक अन्य सल्तनत की स्थापना हुई थी, जिसे हम लोग बहमनी सल्तनत कह करके संबोधित करते हैं। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी और इसका जो नामकरण है वो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर किया जाता है। इस बहमनी सल्तनत के फिरोज शाह बहमनी जो है वो सब एक शक्तिशाली शासक हुए थे। वो एक बहुत अच्छे विद्वान और कला प्रेमी शासक थे। यहाँ की कला यानी जो बहमनी सल्तनत थी उसके अधीन जो कला पनपी थी
वो ईरानी प्रभाव वाली कला थी और यही सल्तनत काल के अंदर पनपी जो कला है वो मुख्य रूप से दक्षिणी शैली के रूप में परिभाषित की जाती है। ये जो शासक थे यानी बहमनी जो शासक थे धर्म भीरु शासक थे, इस कारण इनका और विजयनगर साम्राज्य के साथ हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा, यानी दोनों के बीच में झगड़ा रहा। 15वीं शताब्दी में आपसी कलह के कारण ये बहमनी सल्तनत 5 भागों में बट गई थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बिरार। सत्ता की लोलुपता के कारण ये 500 राज्य एक बार पुनः एक हुए और एक होकर के इन्होंने विजयनगर पर आक्रमण किया था और विजयनगर को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। इसके बाद ये पुनः अलग अलग हो गए थे। कालांतर में अहमदनगर ने बिरार को अपने अधीन कर लिया और बीजापुर ने बीदर को अपने अधीन कर लिया था। इसके पश्चात 3 रियासतों का ही स्वतंत्र अस्तित्व रहा था, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। इन 3 रियासतों में पनपी कला का हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। हरमन गोएट्स जो कि एक यूरोपीय साहित्यकार है, उनका मानना है कि जो सल्तनत काल की बहमनी कला थी जिसे हम लोग दक्षिणी कला कहते हैं, इस कला पर ईरान की जो दक्षिणी चित्रकला थी उसका और अरेबियन कला का पूरा प्रभाव था। आइए अब हम लोग जो सल्तनत 5 भागों में बट गई थी उनका अलग से अध्ययन करते हैं। विजयनगर साम्राज्य को हराने में अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही की अहम भूमिका थी। उसकी मृत्यु के पश्चात बालक मुर्तजा को वारिस घोषित किया गया, परंतु राज्य का कामकाज मुर्तजा की मां संभालती रही। बाद में अकबर की सहायता से मुर्तजा से उसके छोटे भाई बुरहान ने सत्ता हासिल की। मुर्तजा के समय तारीख ए हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रण हुआ, जिस पर मालवा के नियामतनामा का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इस ग्रंथ में हुसैन निजाम शाही के विवाह दृश्यों में नारी आकृतियों का मनोरम और भावपूर्ण चित्रांकन हुआ है, जिनकी वेशभूषा उत्तर भारतीय है। यहाँ चित्रित रागमाला चित्रावली में अंकित राग हिंडोल का एक अद्भुत चित्र भी है। ऊंचा गोलाकार क्षितिज इस शैली की विशेषता है। बाद में मुगलिया प्रभाव के कारण यहाँ चमकदार रंग, सुनहरी आसमान और अलंकृत प्रकृति का भी अंकन हुआ। तो अब तक हमने जाना कि विजयनगर को परास्त करने में अहमदनगर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाही ने इस बैटल की लीडिंग की थी, उसका नेतृत्व एक तरह से किया था। हुसैन शाही की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुर्तजा जो है वो शासक बना था। हालांकि वो बच्चा था, इसीलिए उसकी माँ ये गद्दी संभालती थी। मुर्तजा के समय में एक ग्रंथ का चित्रण हुआ जिसका नाम है तारीख ए हुसैन शाही। इसी ग्रंथ में हम लोग वहाँ की कला के दर्शन कर पाते हैं। इस तारीख ए हुसैन शाही में जो चित्र बने हुए हैं, विशेष रूप से विवाह के जो दृश्य बने हुए हैं, उनमें नारी आकृतियों का मनोरम अंकन हम लोग देखते हैं। इसके अलावा राग हिंडोल एक महत्वपूर्ण चित्र है। तो तारीख हुसैन शाही नामक जो ग्रंथ है उसमें जो चित्र बने हुए हैं उनके ऊपर मालवा के नियामतनामा का प्रभाव हम लोग देखते हैं। और जो आसमान है उसको सुनहरी बनाया गया है, क्षितिज ऊंचा और गोलाकार बनाया गया है और चमकीले रंगों का प्रयोग इस शैली की विशेषता रही है। जो प्रकृति है वो भी अलंकृत बनाई गई है। बीजापुर आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। यहाँ के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह स्वयं चित्रकार थे। इतिहास प्रसिद्ध विदुषी चांद सुल्ताना इसी राज्य के सुल्तान अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी, जो स्वयं चित्रकला में निपुण थी। खगोल विद्या पर आधारित सचित्र ग्रंथ नुजूम अल उलूम की रचना इन्हीं के समय की गई थी। बीजापुर के अधिसंख्य सुल्तानों का झुकाव चित्रकला के प्रति रहा। अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने चित्र बनवाए एवं चित्रकारों को प्रोत्साहित किया। यहाँ की कला पर जहांगीर कालीन मुगल कला का व्यापक प्रभाव पड़ा। सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई,
चांद बीवी पोलो खेलते हुए आदि यहाँ के प्रसिद्ध चित्र हैं। हालांकि चांद बीवी पोलो खेलते हुए चित्र को कुछ इतिहासकार प्रारंभिक गोलकुंडा शैली का भी मानते हैं। यहाँ चेहरा चमकदार, पृष्ठभूमि साधारण परंतु हरी भरी अंकित की गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यहाँ की कला में मौलिकता नष्ट हो गई। तो बीजापुर की प्रमुख बातें फिर से दोहरा लेते हैं। ये आदिल शाह सुल्तानों की सल्तनत थी। इस्माइल आदिल शाह जो यहाँ के सुल्तान थे वो स्वयं चित्रकार थे। इतिहास प्रसिद्ध विदुषी महिला चांद बीबी इसी राज्य से थी और वो यहाँ के शासक अली आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। खगोल विद्या पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ नुजूम अल उलूम इन्हीं के समय में चित्रित किया गया था। यहाँ के ज्यादातर सुल्तान कला प्रेमी थे, चित्रकला से विशेष स्नेह रखते थे। जहांगीरकालीन मुगल कला का यहाँ की चित्रकला पर सतत प्रभाव पड़ा। यहाँ के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनमें सघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई और चांद बीबी पोलो खेलते हुए, ये यहाँ के प्रमुख चित्र हैं। चांद बीबी पोलो खेलते हुए जो चित्र है उसको कुछ विद्वान प्रारंभिक गोलकुंडा शैली का भी मानते हैं। यहाँ के चित्रों में चमकदार चेहरा बनाया जाता था, साधारण लेकिन हरी भरी पृष्ठभूमि बनाई जाती थी और 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते इस कला की मौलिकता नष्ट हो गई थी। बहमनी सल्तनत के पतन के पश्चात गोलकुंडा कुतुब शाही सुल्तानों के आधिपत्य में आ गया। इब्राहिम कुतुब शाह 1550 ईस्वी में यहाँ का शासक बना। बाद में इन रियासत की राजधानी हैदराबाद बनाई गई। यह राजवंश मूलतः ईरानी था, जिस कारण ईरानी सत्ता से यहाँ के मधुर संबंध थे। उन्नत व्यापारिक केंद्र होने के कारण यह धनवान रियासत थी। कला विकास के लिए शासक प्रचुर धन व्यय करते थे। हीरों के लिए भी गोलकुंडा की ख्याति थी। यहाँ के नारी चित्र सौंदर्य से परिपूर्ण हैं। मैना और स्त्री नामक चित्र इसका उदाहरण है, जो डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। मुहम्मद कुतुब शाह के समय दरबारी दृश्य व मुखाकृतियों का सुंदर अंकन हुआ। हैदराबाद और गोलकुंडा दोनों ही स्थानों पर चित्रकला का श्रेष्ठ विकास हुआ। उमरावों, दरबारियों और राग रागिनियों के अनुपम चित्र बने हैं। तुजुक ए आसफी यहाँ का एक उल्लेखनीय चित्रित ग्रंथ है। नारी चित्रण को गोलकुंडा शैली ने नई ऊंचाइयां दी, लेकिन कालांतर में इस शैली पर मराठा चित्रकला और मीनाकारी का प्रभाव बढ़ गया, जिससे इसकी मौलिकता नष्ट हो गई। तो गोलकुंडा के बारे में हमने जाना कि गोलकुंडा कुतुब शाही सुल्तानों की सल्तनत थी। यहाँ पर 1550 ईस्वी में इब्राहिम कुतुब शाह ने शासन संभाला था। बाद में हैदराबाद को गोलकुंडा रियासत की राजधानी बनाया गया था। मूल रूप से कुतुब शाही सुल्तान ईरानी राजवंश से संबंध रखते थे, इसीलिए यहाँ की कला पर ईरानी प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। गोलकुंडा एक उन्नत व्यापारिक केंद्र था, इसलिए ये एक धनवान रियासत थी। हीरों के लिए भी यहाँ की जो है पहचान है, गोलकुंडा की पहचान मानी जाती है। यहाँ के सभी शासकों ने प्रचुर मात्रा में कला विकास के लिए धन व्यय किया था। यहाँ के नारी चित्र जो हैं श्रेष्ठ हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि नारी चित्रण को यहाँ के कलाकारों ने एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। मैना और स्त्री यहाँ का एक प्रसिद्ध चित्र है और यह चित्र वर्तमान में डबलिन के चेस्टरबेरी संग्रहालय में सुरक्षित है। मोहम्मद कुतुब शाह के समय में मुखाकृतियों का निर्माण, दरबारी दृश्य विशेष रूप से अंकित किए गए थे। हैदराबाद और गोलकुंडा दोनों स्थानों पर कला का भरपूर विकास हुआ था। राग रागिनी, उमरावों के चित्र और दरबारियों के दृश्य या दरबारियों के चित्र यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या